Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम आपको याद दिलाते हैं कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे सीधे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। और सबसे पहले हेडलाइंस लेके मौजूद है राजेश लेख। Domestic equity markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty jump over 1% this week. Union Minister Piyush Goyal asks business community to allocate at least 5% of budget for one district, one product. And US markets rise on encouraging economic data and healthy earning outlook. घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इस सप्ताह 1% से अधिक बढ़े। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से कहा है कि वे अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद के लिए आवंटित करें और अमेरिकी बाजारों में उत्साहवर्धक आर्थिक आंकड़े और आमदनी की अच्छी संभावनाओं के बीच बढ़त दिखाई दी। Domestic equity markets extended their winning streak for the second consecutive week during Diwali and rose 1% on better US GDP growth data, positive earning reports, FII investment and appreciation in rupee. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 653 points or 1.1% during the week to close at 59,960 yesterday, while the Nifty gained 211 points or 1.2% during the week to end at 17,787. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index rose 1% and the Small Cap Index added 0.4%. और विदेशी मुद्रा भंडार में रुपया सप्ताह के दौरान 39 पैसे मजबूत हुआ। एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य 82 रुपए 47 पैसे दर्ज किया गया। Sharad, we'll be taking your expert opinion on the weekly stocks that we read out after we've taken this call from Bhopal. Shankar, we welcome you. Please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। Good evening. पीएसयू बैंक बहुत अच्छा रहा है। मैंने कुछ निफ्टी में पीएसयू बैंक में लिया था, तो क्या वो अभी और जाने पीएसयू बैंक कैसे आगे परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? और दूसरा सर, यूक्रेन रशिया युद्ध में अब क्या स्थिति आ चुकी है, क्या ये और लंबा खींचेगा या कब तक क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पीएसयू बैंक की जहां है, बिल्कुल आप कहा इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो ओवरऑल मजबूत रहा है, निफ्टी से बेहतर उसने दिखाया है। इसलिए अगर हम चंद हफ्तों को देखें तो, और इसका मुख्यतः रहा है कि बैंकों ने जब लोन के रेट बढ़े, रेपो रेट बढ़े हैं, तो लोन के रेट लगातार हैं, जबकि डिपॉजिट के रेट उतने नहीं बढ़े, तो उससे बैंकों की बॉटम लाइन बेहतर हुई है। दूसरा मुख्य कारण रहा है कि बैंकों ने अपने एनपीएस को काफी हद तक साफ किया है। जो नेशनल बना है, जिसको हम पैड बैंक नाम देते हैं, काफी
वहां जा रहे हैं, तो बैंकों की बैलेंस शीट की कुल मिला के सफाई हुई है, तो इसका मुझे भविष्य उज्जवल दिखता है और आप टर्म के लिए बने रहे, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। दूसरा आपने पूछा रशिया यूक्रेन का युद्ध आगे जाएगा नहीं जाएगा, ये तो एक जियोपॉलिटिकल सवाल है, इसका इकोनॉमी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। अभी जो हालात दिख रहे हैं बहुत अच्छे तो नहीं नजर आ रहे, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है बिल्कुल भी एक दूसरे की मांग मांगने को तैयार नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जारी है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने के अभी चांसेस नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तो इसका इमीडिएटली मुझे कोई हल नजर नहीं आता है। भारत इसमें प्रयास कर रहा है, भारतीय हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी पीछे स्टेटमेंट दिया कि इसमें इसको आगे बढ़ाने से या इसको न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल अब पहले से ज्यादा होने लगा है। मुझे लग रहा है कि अभी इसके इमीडिएटली इस युद्ध के शांत होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। बाकी आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि जल्दी शांति आए, अमन आए दुनिया भर में। जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये स्ट्रेटजी कितनी सही है कि जब मार्केट क्रैश कर रहा हो तब शेयर खरीदे जाएं और जब मार्केट बुलिश है तब खरीदे जाएं। और दूसरा, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडी पे, वो कितने सुरक्षित हैं और कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट करना कितना सुरक्षित है सर? शुक्रिया सर। देखिए धीरज, आपने पहली बात पूछी कि इसको हम कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं, कि जब मार्केट गिर रही है तो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच से चलता है, वो शेयर्स को खरीदता है, और जब मार्केट चल रही होती है तो बेचता है। अच्छी अप्रोच है, क्योंकि ये तो हम भी निरंतर सलाह देते हैं कि जब जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको एसआईपी के जरिए धीरे धीरे करके, पर उसमें ध्यान ये रखना है जो मैंने अभी बात की कि आप एसआईपी करना चाहिए, मतलब थोड़ा जब मार्केट तो एकदम से आप अपना सारा निवेश कर देंगे तो उसमें ये हो सकता है कि मार्केट अगर और नीचे जाती है तो आपमें नुकसान हो सकता है। और दूसरा, इन्होंने अमरीश एक चीज और पूछी थी, इन्होंने पूछा है कि हाउ सेफ आर द स्मॉल बैंक्स। हाँ, स्मॉल बैंक देखिए, भारत में जितने भी बैंक चल रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक को छोड़कर धीरज, वो सारे के सारे बैंक आरबीआई के नियंत्रण में है, आरबीआई के मॉनिटरिंग में है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट काम करते हैं। उनका बहुत सख्त मॉनिटरिंग होता है, और जब लाइसेंस दिया जाता है ये बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरे बैंक में फर्क यही है कि ये ऑपरेशन इसके छोटे होते हैं, उतना ज्यादा के लोन नहीं दे सकता है। बाकी लगभग दोनों बैंक करने के लिए जो नियम बने हुए हैं वो एक जैसे हैं, दोनों की रेगुलेशन एक जैसी है, दोनों के लिए रूल्स एक जैसे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपके पैसे को खतरा है, ऐसा रिजर्व बैंक के लाइसेंस के अंदर है, मुझे इसमें कोई वो नहीं रहता। पर फिर भी एक इन्वेस्टमेंट में नियम होता है कि डू नॉट ऑल एग्स इन द सेम बैंक, आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह रखना चाहिए, ये एक जनरल नियम होता है। तो मुझे लगता है ये नियम बैंकों में भी जो लोग डिपॉजिट करते हैं उन पर लागू होता है। तो इसलिए आप अगर अपने निवेश को 2-3 बैंकों में बांट कर रखें, थोड़ा आप स्मॉल फाइनेंस में रखें, थोड़ा आप कमर्शियल बैंक में रखें, थोड़ा आप बैंक में रखें, कुछ आप प्राइवेट में रखें, तो इसलिए इस प्रकार भले ही थोड़ा रिटर्न कम आए, तो मेरी ये निजी सलाह है कि आपको इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पैसे को रखना चाहिए। He also wanted to find out about the corporate FDs, Sharad. सर, corporate FDs के बारे में अगर मैं राजेश, कॉर्पोरेट एफडीज, अगर तो देखिए इन एफडीज की रेटिंग्स होती है। पहली बात तो आपको रेटिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर AAA है, AAA+, तो आप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एफडीज में पीछे डिफॉल्ट के केसेस भी सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट एफडी 100% सेफ है। बैंकों के डिपॉजिट के तुलना में थोड़ी सी कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क ज्यादा होता है, पर उसका इंटरेस्ट आपको देखा होगा ज्यादा होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया नियम होता है कि जितना ज्यादा आएगा उतना ही रिस्क भी बढ़ता है। तो बहुत से लोग, ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि 40 साल 30 साल से कॉर्पोरेट एफडीज में अपना पैसा रखते हैं और उनको विश्वास है, पर उसमें चॉइस ऑफ कॉर्पोरेट बहुत अच्छी रहनी चाहिए। आप ब्लू चिप कंपनीज हैं जो बहुत रेप्यूटेड कंपनीज है, भले ही वो ब्याज दें, पर वहां पर आपको पैसा लगाना, जो कंपनीज के बारे में जिनकी जानकारी कम है या आपको लगे कि बहुत इंटरेस्ट दे रही है, मुझे लग रहा है उससे बच के रहना चाहिए। ये धीरज को मेरी सलाह है। राजेश, अमरीश। और खजुराहो से हमारे श्रोता जितेंद्र कुमार लाइन पे हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी सर नमस्ते, और शरद कोहली सर को भी नमस्ते।
नमस्कार जितेंद्र जी। सर, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हाल में ही ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स या डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला, तो वो जो देश की संस्थाएं हैं या एनजीओ हैं, तो उस सरकार का वहाँ कंट्रोल तो होता है। तो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण जो इंडेक्स निकालते हैं, तो क्या भविष्य में उन देशों से हमारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं क्या? और दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही एलन मस्क द्वारा एक कमेंट किया गया कि मतलब चाइना का ताइवान में नियंत्रण होना चाहिए, तो जो मतलब कमेंट हमारी कूटनीति से मेल नहीं खाते हैं, तो क्या उन लोगों के अस्तित्व वाली कंपनियों को भारत गेट खोलेगा भविष्य में? थैंक यू। देखिए, पहला सवाल मेरा आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो पीछे आई, 2 एनजीओ आयरलैंड की थी जिन्होंने हंगर इंडेक्स निकाला। मैं हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं और ज्यादातर भारत की जनता सहमत नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो अनाज पिछले 2 साल से दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने किस प्रकार इसका विश्लेषण किया। तो देखिए, अब ये निजी एनजीओ है, कोई सरकारी एजेंसी तो है नहीं। अब निजी एजेंसी आप और हम कोई निजी एजेंसी खोलते, कोई रेटिंग शुरू कर दे, तो इससे कोई रोक टोक नहीं है। रेटिंग करने पे या इंडेक्स बनाने पे कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। किसी देश के बारे में आप लिख देते, ये उस देश के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कितना सीरियसली लेता है। जितेंद्र जी, हमने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, आप चिंता नहीं करिए। और भारत के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है, तो भारतवासी एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। जो आलोचक होते हैं उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, पर उनको कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा, एलन मस्क साहब ने जो कमेंट किया, देखिए वो उनकी निजी राय है। चाइना के बारे में वो क्या बोलते हैं, वो अमेरिका चाइना के रिलेशन के बारे में क्या बोलते हैं, वो उनकी राय है। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में हम अर्थशास्त्र से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित, बिजनेस से संबंधित प्रश्नों को उठाएं तो बेहतर रहेगा। अब ये किसी के निजी कमेंट पे हमारा कमेंट करना नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर इस बात की टिप्पणी करी जाती है। विदेश मंत्रालय भी ऐसी चीजों को अनदेखी करता है। ये कोई हमारे लिए कमेंट, जितने बड़े कोई एलन मस्क साहब, मैं अगर कहूँ तो पॉलिटिकल सर्कल्स में नहीं है, एक निजी बिजनेसमैन है, ठीक है, दुनिया के अमीर आदमी है, पर अमीर आदमी का मतलब ये नहीं कि हम उस पर ज्यादा तवज्जो दें उनकी बात पे। तो इस पर मैं अपना कमेंट इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरे ख्याल में हमारे दोनों जो साथी एंकर हैं, राजेश और अमरीश, जी शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आवश्यकता नहीं है जी। और दिल्ली से हमारे श्रोता भारत भूषण जी लाइन पे हैं। भारत भूषण जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार है सर। जी सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि हमारा देश विकसित अर्थव्यवस्था कब तक बन पाएगी और विकसित होने में क्या क्या बाधाएं हैं, सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस दिशा में। और सर जो राष्ट्रीय महत्व की जो बुनियादी ढांचागत परियोजना होती है, तो उनकी जो प्रगति की समीक्षा को किसके द्वारा की जाती है और वो तय सीमा में पूरी न होने पे उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? धन्यवाद सर। देखिए, भारत को विकसित देश बनने में, हम विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है। पहले तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम विकसित देश बनने की तरफ आश्वस्त है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से एक संकल्प लिया, प्रण लिए। उस प्रण में भारत को विकसित देश ले जाने के लिए 2047 तक 25 सालों में एक रूपरेखा दी गई है। और मैं समझता हूँ सबसे पहला है कि रूपरेखा होनी चाहिए, उसके बाद कदम होता है कि हम उस रूपरेखा है, बिल्कुल हम उस तरफ अग्रसर है। आप देखें तो IMF ने भारत को दुनिया का सबका बताया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो हम उस तरफ अग्रसर कब बनेंगे? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ 2047 भी बहुत दूर है। मुझे तो लगता है कि आने वाला जो दशक है वो भारत का होगा और दुनिया की तरफ देखेगी और दुनिया की तरफ भारत की जो आर्थिक उन्नति होगी उसको देख के हैरान होगी कि ऐसा भी 140 करोड़ लोगों की देश में इतनी तेज उन्नति भी की जाती है। दूसरा, आपने पूछा बुनियादी ढांचे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है तो सरकार ने बाकायदा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के अंतर्गत 100 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। उसको जितने भी सरकारी महकमे हैं, जितने मंत्रालय हैं, तो बाकायदा हर एक में कमेटी बनी हुई है, मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। एक जो लॉजिस्टिक्स के है उसके लिए गति शक्ति एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, आपको सुना होगा, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय इसको कंट्रोल करता है, इसको मॉनिटर करता है कि किस रफ्तार से काम चल रहा है। बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं और मैं तो उम्मीद करता हूँ आपको भगवान लंबी आयु दे, आप आयु में ही हम देश बन जाएंगे, तब आप बैठ के इकट्ठी पार्टी करेंगे। जी
From Rohtak, we are joined in by Vineet. We welcome you, Vineet. जी नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें अपना। जी मेरा ये सवाल है कि सोशलिज्म जिसे समाजवाद कहते हैं वो क्या है, और समाजवाद में मार्केट अथवा बाजार पूंजीवाद कैपिटलिज्म से कैसे भिन्न है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, सोशलिज्म समाजवाद जिसको कहते हैं, सोशलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ वो अर्थव्यवस्था चलती है या देश चलता है वहाँ ज्यादातर संस्थान सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ज्यादातर संस्थान सरकार के हाथ में होता है। निजी निवेश को बढ़ावा नहीं दिया जाता, निजी कैपिटल होता है उसको इतना इंकरेज नहीं किया जाता है। ज्यादातर संस्थान मतलब आप अगर मैं मोटी भाषा में बताऊं तो समझिए कि सरकार सबकी जिम्मेवारी ले लेती है, लोगों को कैपिटल या अपना बिजनेस बढ़ाने की, अपना निवेश करने की, अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने की। तो ये एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ आजकल अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो बहुत कम देश ऐसे हैं, चाइना ले लें और कुछ एक देश और है, सबसे बड़ा तो चाइना ही है जो इस समय कम्युनिस्ट है, हालांकि वो भी काफी कैपिटलिस्ट हो चुका है। कैपिटलिस्ट होता है जहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म की अमेरिका है, और भारत भी अब धीरे धीरे हम एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी हम मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि बहुत भी संस्थान भारत सरकार चला रही है। भारत सरकार भी इनमें से विनिवेश करके वहां करना चाहती है। भारत गवर्नमेंट एक कहावत की इस आप पूछा उसको बड़ी सही तरीके से बताती है, दैट गवर्नमेंट हैज बिजनेस टू बी इन बिजनेस। और मैं भी इसी चीज को मानता हूं कि सरकार का लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों का रखना है, सरकार का मुनाफा कमाने का नहीं है। तो ये समाज होता है, उसमें आप वो लोग इक्वालिटी बात के साथ बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, सब चीज सरकारी होनी चाहिए। मोटा मेरे आपको बता, इसमें अगर डिस्कशन करें तो पूरा लिखा जा सकता है, बड़ा लंबा। और विनीत जी, और उसके लिए हमें चाहिए, मैं समझता हूँ बाकी श्रोता करें, उनको मौका दिया जाना चाहिए। जी। और ठाणे से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी लाइन पे हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ सर, अपना कोहली सर को भी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो गवर्नमेंट मतलब ये जो अभी ये जो कोरोना काल में जो अनाज दिया गया लोगों को, उसके जो खर्चा हुआ 2-3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, और किसानों को जो 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं 4 महीने में, उस पे भी 2 लाख। और ये जो खाद जो किसानों को दिया जाता है उस पे भी सब्सिडी कम से कम 2 लाख है। सर ये जो मतलब ये पॉलिटिकल इशू है, मैं उससे कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सर हमारे जीडीपी पे इसका मतलब जो क्या सकता है, क्या जीडीपी बढ़ सकती थी अगर ये और जगह पे का खर्चा होता। और सर हमारे लोगों को जब एम्पावरमेंट किया तो क्या ये जरूरत पड़ सकती है सब। और जो इंटरनेशनल मंचों से कहा जाता है कि भारत में गरीबी करीब खत्म हुई है, तो एक थैंक यू सर। जी सर जी। आप देखिए, भारत सरकार ने खर्च किया गरीब कल्याण योजना पर, आज भी कर रही है, ठीक है। तो ये कोविड काल में लोग भुखमरी जैसी हालत हो गई थी, बिजनेस बंद हो गए थे, लोगों की नौकरियां थी, लेबर आप होगा, लोग घर पे अपनी गठरी उठा के घर जा रहे थे, कोई ठेले पे, कोई कंधे पे बच्चों को बिठा। ऐसी हालात लोगों के लिए 2 वक्त की अपने लिए जुटाना कठिन हो रहा था। उस समय भारत ने ये बहुत सही शुरू करी कि पहले आप जिंदा रहेंगे, आप खाते पीते रहेंगे तो आप अपना भविष्य बना सकेंगे। तो वो जरूरी खर्च, उसको मैं फर्टिलाइजर, भारत एक कृषि आधारित देश है, उसमें उर्वरक से जो खर्चा होता है वो भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है। उससे जो सब्सिडी दी जाती है, अगर सब्सिडी ना दी जाए तो अनाज की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई से हम पहले ही तरफ से और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये जरूरी खर्च है गुरुनाथ जी। और ये जीडीपी को हम जीडीपी ठीक है, ये खर्च और किया जा सकता था, पर जहाँ आपको जरूरी खर्च करना, ये तो ऐसा ही है कि आप घर में मान लीजिए आपको कोई चीज खरीदनी है, आप मान लीजिए घर में टेलीविजन, फ्रिज लाना चाहते हैं, कार लाना चाहते हैं, बीच में भगवान न करे कोई घर में बीमार पड़ जाता है, और जो पैसा आपने जोड़ के रखा है वो पैसा आपको खर्च करना पड़ जाता है। तो अब आप ये कहें कि साहब ये पैसा तो हमने टीवी फ्रिज खरीदने के लिए रखा, बीमारी पे हम क्यों खर्च करें। तो इसलिए ये इसका बात का उत्तर मेरे दृष्टि से निकल आएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने अमरीश कोई और बात की थी, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया। जी नहीं, इसी संदर्भ में वो आपसे पूछ रहे थे। ज्वाइनिंग अस नाउ इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई। वी वेलकम यू रत्नाकर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. Please keep it short. हाँ, पेपर में आया था कि जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है उसके बारे में राष्ट्रकुल परिषद के जो सदस्य देश है उन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखाया था और हम वो लागू करना चाहते हैं, ऐसा करके एक स्टेटमेंट आया था। उसके बारे में जरा बताइए। और दूसरा सवाल है कि ये जो परकीय जो फॉरेन एक्सचेंज का जो अपना स्तर है वो नीचे आया है, उसका रीजन क्या है? चलिए, आप जो यूपीआई देखिए अपने किस्म का एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने बनाया है। 11 लाख प्रति माह इस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और दुनिया भर के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है भारत की जो फिनटेक है, जिसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसका यूरोप में इसको लाया है और बहुत सारे यूरोपीय देश और बहुत सारे और भी देश इसको अब लाना चाहते हैं, क्योंकि किस प्रकार ये बनाया गया, इतने सारे बैंक्स और उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। यूपीआई एक ऐसी चीज है जो कि भारत का आविष्कार कहलाएगा और इसको दुनिया के बड़े बड़े देश अपने यहाँ लगाना चाहेंगे। और बहुत सारे देशों के आप जानकारी दे दो, बहुत सारे देशों से इंक्वायरी आई हुई है भारत सरकार के किसी तरह इसको हम अपने देश में इसको लागू कर सके। दूसरा अमरीश, इन्होंने एक और पूछा है On the Forex Reserve. रिजर्व हमारे बिल्कुल गिरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कल का मैं आंकड़ा बताऊं तो $525 बिलियन तक रिजर्व बैंक ने निरंतर रुपए को बनाए रखने के लिए डॉलर के अगेंस्ट करेंसी स्वैप, उन करेंसी स्वैप की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहा है। परंतु अब ये परंतु बहुत जरूरी है कि अभी भी हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा है वो पर्याप्त है हमारे इम्पोर्ट्स के लिए। हमारे पास बहुत एक्सचेंज है, बाकी से आप तुलना करें तो हमारी परिस्थिति उनसे कहीं ज्यादा अच्छी है। तो मुझे आरबीआई इसको बाकायदा मॉनिटर करता है। आप सोचिए कि आरबीआई आंख करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च करे जा रहा है, ऐसा नहीं है। आरबीआई बाकायदा इस पे नजर रखेगा और जब जरूरत तो आरबीआई इस पे हाथ रखने की, तो जब तक क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो लगातार जैसे इम्पोर्ट हमारा बढ़ने की वजह से प्रेशर आ रहा है रुपए पे, तो आरबीआई ने उसको संभाला हुआ बैलेंस बना कि एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ज्यादा खर्च, दूसरी तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो हमें स्टॉक चाहिए वो बना रहे और स्टेबिलिटी रुपए और डॉलर की बनी रहे। आप आरबीआई ने जो आपको सवाल पूछा इस पे 24 घंटे नजर बना रखी हुई है जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु शाह जी मौजूद हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Atanu from Kolkata. My question is, what is Vostro account? Second question, what is UPI, United Payment Interface, and do we expect that Indian currency get relief from dollar after implementing fully? Thank you, sir. Well, your first question, Atanu, what is Vostro? You see, Vostro is an account being opened by Indian banks, Russian financial system. Under this arrangement, an Indian importer, when he imports from Russia, he can make these payments in rupee and vice versa. So there is a facility of making payments in rupee and ruble vis-a-vis Russia. Any bank who wants to do that has to open an account, a Vostro account in Russia. So, and the second question is relating to UPI. I was just answering before you, the listener asked the same thing. It is yes, it is the United Payment Interface. It connects all the banks under which you can make a payment using various apps. If you've got a bank account in X bank, you can make a payment to Y bank through the interface. Yes, I think the world is accepting it. As I said, we are getting a lot of inquiries. But if a UPI is not free, you need to keep Mr. Atanu in mind that it will be in their currency. So as such has got nothing to do. Only if between India and that rupee acceptability is there. Okay. Acceptability in that regard. Otherwise, it will be if UPI system is we export it to some other country, we install it there, then it will start using their. This is an interface. It has got nothing to do with the currency. So whichever country, it works currency. Yes.
जी शरद जी, और चलते हैं आज की लेते हैं दूसरी हेडलाइन स्टोरी। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपील की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के हिस्से के रूप में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। इस लक्ष्य के लिए सामूहिक दायित्व पर बल देते हुए मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि वे उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करें और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से कहा कि वे अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करें। U.S. markets rose yesterday on broad-based rally as encouraging economic data and a healthy earnings outlook fueled sentiments ahead of next week's much-anticipated meeting of the Federal Reserve. All the major U.S. indices ended the session up about 2.5% or more, with the S&P and the Nasdaq notching their second straight weekly gains. The blue-chip Dow posted its fourth consecutive weekly advance and its biggest weekly percentage gain since May. The Dow Jones Industrial Average rose 829 points or 2.6% to 32,861, and the S&P 500 gained 94 points or 2.5% to 3,901, and the Nasdaq Composite added 310 points or 2.9% to 11,102. और दिल्ली से हमारे श्रोता गौतम लाइन पे हैं। गौतम नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आपको नमस्कार। मेरा सवाल ये है, बहुत छोटा सवाल है। एक अगर शेयर्स स्टॉक के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए कितनी कंपनी के शेयर्स ऑप्टिमम रहते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास 40 कंपनी के शेयर्स हैं, क्या 30 अप टू 30 तक ठीक है या अप टू 50 तक ठीक है? डाइवर्सिफिकेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स एंड हाउ मच कंपनी शेयर्स शुड बी? ओके, थैंक यू। गौतम, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसे कोई फिक्स एक माप नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि 5 शेयर हो या 10 शेयर हो या 15 हो। ये डिपेंड करता है आप कितना धन है निवेश करने के लिए। ये डिपेंड करता है वो क्षेत्र कौन सा। किसी क्षेत्र में तो 50 कंपनी है, कोई क्षेत्र ऐसा है जैसा 5-7 है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ 10-15 कंपनियां हैं। अच्छा, कंपनियों में भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कितनी कंपनियां हैं ये भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि इस सवाल का जवाब के लिए मुझे सारा पोर्टफोलियो कितना अमाउंट है, कौन सा शेयर है, आप किया, ये सब देखना पड़ेगा। इसको ऐसे जनरल में गौतम जवाब बहुत कठिन है। बात जनरल एडवाइस नहीं कर सकते। जितनी भी कंपनी है, भले ही 10 के बजाय 4 हो, पर उनके फंडामेंटल्स बहुत होने चाहिए, उनकी बुक वैल्यू अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उनकी बॉटम स्टॉक अट्रैक्टिव होने चाहिए, उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, वो सेक्टर सनराइज सेक्टर होना चाहिए। ये सब आप चीजें देख के कंपनी चूज करते हैं, जो कि नंबर डाल दे कि इतनी होनी चाहिए, ऐसा जी। So do you think in the coming week, Sharad, the markets will continue with their winning streak? Because I think we are noticing some bullish sentiments emanating from the market. Although I'm not sure how long they will last. Geopolitical scenario is very, very fluid. So I think one bad news on geopolitical front can cause a severe jerk in the market. But if everything remains the same as it is today, yes, I can see some bullish movements we've been witnessing for the last few days. Okay, जी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। गाजियाबाद से हमारे श्रोता विनोद जी लाइन पे है। उनसे अनुरोध है कि समय के अभाव की वजह से हम आज सवाल नहीं ले पा रहे हैं। अगले कार्यक्रम में सोमवार को वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for being with us, Sharad. And before we close, the headlines once again. Domestic equity markets rise for the second straight week. Both Sensex and Nifty jump over 1% this week. Union Minister Piyush Goyal asks business community to allocate at least 5% of budget for one district, one product. And US markets rise on encouraging economic data and healthy earning outlook. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.